Hello everyone, welcome to the lecture of Civil Engineering, Societal and Global Impact. This is the second lecture of Module 1, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उससे पहले एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया था। इसका मतलब ये है कि जब लोगों के पास खाने का साधन हो गया, उनके पास इतना मतलब कि सफिशेंट अनाज हो गया, तब लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया जाए, तब जाके वो लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ मूव किए। तो अब बात करते हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है क्या और कैसे, कहाँ कहाँ पर कितने किस चीज़ में हम लोग का इंक्रीमेंट हुआ, जिसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो द अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ एनी एडवांस टूल और टेक्निक इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन होल वर्ल्ड। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन में रेफर टू दीज। ठीक है, तो मतलब होता ये है कि कोई अचानक से, अगर आपने कुछ सोचा नहीं हो, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाए किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, जो मतलब कि किसी एडवांस टूल की वजह से या टेक्निक की वजह से, तो उसको बोलेंगे हम लोग एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया है। तो अब तक जो रिवॉल्यूशन आया है वो है आपके यहाँ पे, जो बोल सकते हैं फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, अरब एग्रीकल्चर, ब्रिटिश, स्कॉटिश, थर्ड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट आपका ये है और थर्ड ये है, बाकी ये तीनों जो है इसको सेकेंड के अंदर हम लोग लेके चलते हैं। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कब आया था? लगभग 10,000 BC के टाइम में। मतलब ये किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये तब माना जाता है कि जब आज जो उस समय के जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस थे, वो हंटिंग छोड़कर एग्रीकल्चर के मतलब कोई टेक्निक सीख कर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए, तब माना जाता है कि ये हमारा फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जब अलग अलग लोकेशंस पर डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अलग अलग छोटे मोटे आविष्कार करके अपना एग्रीकल्चरल का प्रोडक्शन बढ़ाया है, तब उसको बोलते हैं डिफरेंट सेकेंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। तो जो अरब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन वो 8th से 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, जब न्यू क्रॉप्स टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया था मुस्लिम वर्ल्ड में। उसके बाद है ब्रिटिश एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन 1710 से 19th सेंचुरी में आया था, जब बहुत ज़्यादा अचानक से इंक्रीज होने लगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करने से। उसी तरह स्कॉटिश एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है, जो कि मॉडर्न प्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब इस्तेमाल करने की वजह से 17th to 19th सेंचुरी में ये भी ऑकर हुआ था। ठीक है, जो लास्ट में है थर्ड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, जो कि बहुत लोकेशंस पे हुआ है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड हुआ है, जिसमें कि हमारे उन्नत बीजों के इस्तेमाल करने से, डेवलप्ड सीड्स थे उसके इस्तेमाल करने से ये स्टार्ट हुआ है 1930 to 1916 में। ये मेनली फोकस हुआ है, मतलब मेनली बढ़ा है। तो इसमें भी हमारा इंडिया में ये बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस आए थे इस रिवोल्यूशन। तो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन जो इंडिया में आया था, उसका जो भी कन्वर्जन करने की कोशिश की कि वो एक इंडस्ट्रियल सिस्टम में कन्वर्ट हो सके। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद ये स्टार्ट हुआ था। वैसे इसका जो इस होने का जो मतलब पर्पस था कि आपका जो क्रॉप्स है उसकी यील्ड बढ़ाई जा सके, मतलब उसकी पैदावार बढ़ाई जा सके। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, ट्रैक्टर, इरिगेशन फैसिलिटी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से ये बढ़ सका, पूरा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सका। तो इसके पीछे मेन थे हमारे MS स्वामीनाथन जी थे, और इनका ही बहुत ज़्यादा योगदान रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया है। एक्चुअली ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो स्टार्ट किया था, उन्होंने किया था नॉर्मन बोरलॉग ने। ये पूरे वर्ल्ड में इन्होंने पूरा स्टार्ट किया था, इनकी वजह से आया था। तो इंडिया में लाने वाले थे ये MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि 1958 से हम लोग का ये सारा चीज़ें स्टार्ट हुआ है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मेनली वैसे जो स्टेट थे उनमें ये ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये इसका इस्तेमाल किया गया, और इनमें ऐसे ये स्टेट थे जहाँ पे बहुत सारा आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड थे इस समय। तो अब बात करते हैं कि मेजर माइलस्टोन जो है वो ये था कि हमारा इस चीज़ में डेवलपमेंट के टाइम में जो हाई यील्डिंग जो क्रॉप्स होते हैं वीट के, वो मतलब डेवलप किए गए थे। और ये जो थे कि रस्ट रेसिस्टेंट थे वीट, मतलब इसमें ज़्यादा इसमें किसी तरह की बीमारियाँ लगती नहीं थी। हाउएवर जो MS स्वामीनाथन जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, या फिर सोलर साइंटिस्ट थे, वेदांता शिवा, उनका ओपिनियन था कि इसकी वजह से आगे फ्यूचर में जाकर कुछ सोशोलॉजिकल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकते हैं पंजाब हरियाणा में। मतलब जिसका मतलब इसी का रीज़न है कि बहुत जगह पर
अभी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो किया जाता है पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र, और जिसकी वजह से बहुत सारे कैंसर जैसी बीमारियाँ भी होती है। तो इन्होंने पहले से ही बताया था इस बारे में। तो अगर डिस्कस कर ले कि इस तरह के रिवोल्यूशन किस किस कौन कौन से आए थे इंडिया में, तो प्रोटीन रिवोल्यूशन जो है वो आया है, उसको मतलब कि हाल ही में ये स्टार्ट हुआ था, करवाया गया था एक्चुअली। मतलब कि ये टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन है एक्चुअली। ये इसका जो प्रोटीन रिवोल्यूशन का जो नाम दिया गया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ने दिया था, और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने दिया था। तो इनका पर्पस ये था कि मतलब कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया है उसमें उसकी थ्रू अब सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन लाया जाए, जिसके थ्रू जो भी प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सके। इसके बारे में हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है येलो रिवोल्यूशन आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं। उसका मेन पर्पस था उसमें कि ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो ऑयल सीड प्रोडक्शन बढ़ाने में जो मेन फादर थे या जो भी मेन एसोसिएटेड पर्सन थे वो थे सैम पित्रोदा, जिन्होंने ये रिवोल्यूशन लाने के लिए बहुत वर्क किया था। ब्लैक रिवोल्यूशन बोलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट में के प्रोडक्शन में जब बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़त हुई थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक रिवोल्यूशन। फिश प्रोडक्शन में रिवोल्यूशन का काम किया था डॉक्टर अरुण कृष्णन ने, जिसकी वजह से उसको जो इंक्रीमेंट हुआ था उसके प्रोडक्शन में, तो उसको बोलते हैं ब्लू रिवोल्यूशन। और जिस सिमिलरली ब्राउन रिवोल्यूशन हम लोग बोलते हैं लेदर, कोकोवा या फिर नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट के मतलब ग्रोथ में, मतलब प्रोडक्शन के डेवलपमेंट में बोलते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जूट प्रोडक्शन के ग्रोथ की वजह से हुआ था। गोल्डन रिवोल्यूशन हम लोग बोलते हैं मतलब कि फ्रूट्स या फिर हनी प्रोडक्शन या हॉर्टिकल्चर, मतलब कि बागवानी के विकास में जो कि निरपार्क तुतेज थे, जिन्होंने इनका जो फादर थे या एसोसिएट थे इस रिवोल्यूशन से। ग्रे रिवोल्यूशन हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को। पिंक रिवोल्यूशन बोलते हैं हम लोग ओनियन या फार्मास्यूटिकल या फिर प्रॉन प्रोडक्शन को, जिनके लिए पीछे थे दुर्गेश पटेल। नेक्स्ट है एवरग्रीन रिवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि स्टार्ट किया गया था फिफ्थ ईयर प्लान में। उसके अलावा सिल्वर रिवोल्यूशन है, जिसको हम लोग एक प्रोडक्शन या पोल्ट्री प्रोडक्शन के कारण ये बहुत ज़्यादा बढ़ा था, जिनके पीछे इंदिरा गांधी जी का विजन था, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का विजन था। उसके अलावा सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन हम लोग बोलते हैं कॉटन में के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट को। रेड रिवोल्यूशन बोलते हैं हम लोग मीट प्रोडक्शन या फिर टोमेटो प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट को, इसके पीछे विशाल तिवारी थे। राउंड रिवोल्यूशन बोलते हैं कि पोटैटो के प्रोडक्शन में हम लोग का जो इंक्रीमेंट किया गया था उसके बारे में। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि हम लोग जानते हैं कि फूड ग्रेडिंग के बारे में इसको कहा गया है, जो कि इसके फादर थे नॉर्मन बोरलॉग, और उसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन थे इंडिया में, विलियम गॉड थे यूके में। वाइट रिवोल्यूशन की बात करें तो ये हमारा मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसके पीछे थे वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सबसे सारे जो मेन रिवोल्यूशन थे उसके डिटेल में। तो प्रोटीन रिवोल्यूशन जो था वो कि टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन सेकेंड रिवोल्यूशन कहा जाता है, जो कि सस्टेन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोशिश की गई थी कि फार्म सेक्टर में भी आपका इंक्रीमेंट हो। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि इस तरह की रिवोल्यूशन आनी चाहिए, और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। उसके अलावा गवर्नमेंट ने सेट किया था एक स्टेबलाइजेशन फंड फॉर क्रॉप्स, जो कि 500 करोड़ की थी, जो कि फार्मर के लिए थी। साथ साथ इसमें एक किसान टीवी चैनल भी ऐड किया गया था, ताकि जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हो सारी चीज़ें जो के टेक्निक्स के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जा सके। एग्रीटेक फंड भी इसमें फिक्स किया गया था, ताकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सके इस चीज़ में, और एग्रो टेक्नोलॉजी के रूप में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके। द फंड फॉर इन्हेंसिंग वेयर हाउस कैपेसिटी हैव बीन इन्हेंस्ड टू 5,000 करोड़ रुपये। 100 crore has been set aside for providing every farmer a soil health card, ऑल्सो ₹56 करोड़ फॉर मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो इन सारे सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी में, सॉइल हेल्थ कार्ड में या फिर इस सब चीज़ में बहुत ज़्यादा फंड इन्वेस्ट किया गया, ताकि ये रिवोल्यूशन आ सके, मतलब कि जो फार्मर की इनकम है उसको बढ़ाई जा सके। तो ये प्रोटीन रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई थी। अगर बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन की, तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये 14 to 70 के बीच में ये स्टार्ट किया गया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, बाद में वे कि इंडिया में लाया गया था एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा।
जिसकी वजह से जो 70% पॉपुलेशन इससे मतलब अफेक्टेड हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। और उसकी वजह से जो नियरली 5 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ था फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में, 5 गुना। और जिसकी वजह से जो हमारा बफर स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ा था, और इसकी वजह से जो है राइस और वीट का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था। और लगभग कहा जाता है कि ऑयल सीड में 4 गुना प्रोडक्शन बढ़ा था, और जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट को कंट्रोल कर पाए थे। बाकी इससे लिए हम लोग पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो इम्पोर्ट करते थे। इसकी वजह से जो है फूड में प्रोडक्शन में, वेजिटेबल में लगभग 3 गुना, जबकि इसी वजह से अभी हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोड्यूसर है फूड में। पोटैटो रिवोल्यूशन जो है भी इसी रिवोल्यूशन साथ में आया था, जबकि लेकिन वीट रिवोल्यूशन सबसे ज़्यादा आया था, हुआ था, मतलब राइस से भी ज़्यादा वीट प्रोडक्शन बढ़ा था इस ग्रीन रिवोल्यूशन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग वाइट रिवोल्यूशन की, जिसको हम लोग की मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जिसके लिए मेनली जो पर्सन इन्वॉल्व थे वो है वर्गीस कुरियन, जिनको अक्सर जो कंपनी है, मिल्क कंपनी है, वो एट्रीब्यूट देती रहती है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद वाइट रिवोल्यूशन इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ डेयरी कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन कंट्री। द ओपिनियन ऑपरेशन food program launched by Government of India with international cooperation. It is intended to be same time parallel, complementary, supplementary and corrective to the green revolution. तो इसी टाइम में हम लोग को कोशिश की गई थी कि वो मिल्क प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा इसका इंक्रीमेंट की जा सके, जिसकी वजह से स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स थे, उनको लिए भी ये कोशिश की गई थी कि अल्टरनेटिवली, मतलब कि एग्रीकल्चर के साथ साथ वो डेयरी फार्म में भी एंट्री करें। एग्रीकल्चर लेवल्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट बाई मैकेनाइजिंग कुड बी प्रोवाइड कंपनसेटरी एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम फ्रॉम डेयरिंग। तो ये डेयरी प्रोडक्ट से भी जो भी मशीनरी आने की वजह से कुछ जो किसान इसे मतलब अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया है इसके बाद। तो इसकी वजह से हुआ कि हाई जो इंडिया जो है वो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है इंडिया में। और पोल्ट्री इंडस्ट्री की वजह से जो है 8 से 10% रेट से ग्रोथ कर रही है। और 15 to 20% जो बॉयलर का है वो भी जो मतलब इसके जो बॉयलर का प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट आया है। मतलब कि जो भी दूध को या मिल्क को मतलब के प्रोडक्शन में चाहे उसके ऑपरेशन, मतलब उसके मेंटेनेंस के लिए जो भी सिस्टम चाहिए, उसके प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। अगर बात कर ले येलो रिवोल्यूशन की, तो येलो रिवोल्यूशन में आपका आता है ऑयल सीड या एडिबल ऑयल्स या फिर मस्टर्ड या सनफ्लावर के प्रोडक्शन में। कि जो इंडिया का और में था, पहले सिनेरियो था कि जो नेट इम्पोर्टर था, मतलब कि वो हम लोग बाहर से मंगवाते थे, उस बाद से हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। लेकिन इसके आने के बाद हम लोग का सेल्फ सफिशिएंट हो गया, जो कि वो 11 मिलियन टन जो है वो 1986-1987 में अचीव किया गया, जो कि बाद में है वो तो 10 से 11 में 32 मिलियन टन तक हो चुका है, जो कि एक रिकॉर्ड ही है। द मेन कंट्रीब्यूटर जो इसमें इस फैक्टर में थे कि आपका जो एक्सपेंसन किया गया इस एरिया का, कि मतलब ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, और बहुत सारे मार्केटिंग में इंटरवेंशन सपोर्ट पॉलिसी भी लाई गई, जिसकी वजह से ये बढ़ाया गया। द लेटर एक्सपीरियंस स्पेक्टिकल इंक्रीज इन एरिया यील्ड एंड प्रोडक्शन वेयर द पल्स रिमेन्स स्टैगनेंट। इसकी वजह से हुआ ये है कि जो इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया, पर कुछ पल्स के जो प्रोडक्शन में थोड़ा सा वो स्टैगनेंट रहा। तो इसमें पीछे जो थे उस टाइम पे तो थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं ब्राउन रिवोल्यूशन की। तो ये मेनली ट्राइबल एरिया जो है विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में वो स्टार्ट हुआ था, और ट्राइबल पीपल जो है वो को सिखाया गया था कि किस तरह से इनको फ्रेंडली इन्वायरमेंटल तरीके से कोकोआ पाउडर या फिर कॉफ़ी को कैसे हम लोग को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में अलावा गोल्डन एग रिवोल्यूशन है, जिसमें कि निरपाक जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था 1991 to 2003 के बीच में, जिसकी वजह से जो है फ्रूट प्रोडक्शन में, हनी प्रोडक्शन में, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया था। तो अब बात कर लेते हैं क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के। तो अगर टुडे डिस्कस किया जाए तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है सारे प्रोडक्शन में। तो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये मेन हमारा इम्पैक्ट था, कि जिसकी वजह से जो है 1967 से 1968 में जब हम लोग फूड ग्रेन्स बाहर से इंपोर्ट करते थे, अब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए हैं इस ग्रीन रिवोल्यूशन के आने की वजह से। तो जिसके बेनिफिट ये हुआ है कि हमारा जो वीट प्रोडक्शन लगभग 3 गुना बढ़ा है, और इसके बाद जो क्रेसल जो दाल है वो दो गुना हो रहा है, और जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है
मेनली जाना जाता है इंडिया में व्हीट रेवोल्यूशन की वजह से ही। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स, तो अगर अगर पैदावार बढ़ेगी तो किसान की भी अर्निंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से फार्मर की अर्निंग बढ़ने की वजह से कि हमारा जो है फार्मर जो है वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुआ है, ज़्यादा खुशहाल हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो रिडक्शन इन इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। तो इसका बहुत मैक्सिमम बेनिफिट हुआ है कि हम लोग जो बाहर से मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे, वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। तो जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं फूड प्रोडक्शन में, और भी हम लोग जो है कि अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो पर कैपिटल नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हैज इन ऑल्सो इनकी, मतलब पर पर्सन कितना हमारे पास है वो भी बढ़ा है। लगभग 1950 से 2003 में हम प्रोसेस से बढ़ने के बावजूद हम लोग का 395 ग्राम से लेकर 436 ग्राम तक बढ़ा है, और इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया है। और जो ये कहा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ब्रीदिंग टाइम था, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम थी वो अब धीरे धीरे कम हो गई है। अब बात करते हैं कैपिटलाइज फार्मिंग के बारे में। तो कैपिटलाइज फार्मिंग भी बढ़ी है, मतलब कि लोग अब जो है इसकी वजह से पैसे भी कमा सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इसकी ये बेनिफिट हुआ है कि अब इसकी वजह से जो भी इससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री थी उसमें भी बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे कि हाई यील्ड सीड्स हो गए या फिर फर्टिलाइजर्स हो गए या फिर मशीन्स हो गए, इनके में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। प्लॉइंग बैक टू प्रॉफिट, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प द फार्मर्स इन रेजिंग देयर लेवल ऑफ इनकम। वाइजर फार्मर्स प्लॉट बैक देयर सरप्लस इनकम फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। दिस लेड टू फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। तो ये हुआ है कि इन्होंने अपना जो प्रॉफिट को और बढ़ाते गए इसी वजह से, और जिसकी वजह से जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो स्टडी की गई थी, जिसकी वजह से 55% जो है इनकम बढ़ी है सारे, मतलब एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट की। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसकी वजह से हुआ है कि बहुत सारे जो ग्रीन रेवोल्यूशन वजह से बहुत सारे मशीनें इस्तेमाल किए जाने लगे हैं, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, कंबाइंस, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर्स, पंपिंग। तो इन सारे चीज़ों के में डिमांड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और जिसकी वजह से जो भी इंडस्ट्री है इससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल, जो मतलब जैसे वैसे इंडस्ट्री जिसके रॉ मटेरियल आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से आते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे कि टेक्सटाइल, शुगर, वनस्पति, घी, इस तरह के चीज़ें में। नेक्स्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से जो है कि अब जो मैकेनाइजेशन होने की वजह से लोग जो बाहर जाते थे वो गांव में भी काम करने लगे हैं। तो वो एक तरह से मतलब रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का भी काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू गोविंद ठुकराल, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज जनरेटेड लैक्स ऑफ न्यू जॉब इन पंजाब। ऑलमोस्ट 15 लाख पीपल फ्रॉम द इम्प्रूव्ड रीजन ऑफ बिहार, ईस्टर्न यूपी, उड़ीसा, they are not earn their bread butter but take back home new idea and technology। इससे ये हुआ है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से भी आते हैं पंजाब में, और कुछ मतलब अर्न भी करते हैं और कुछ सीख भी आते हैं। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, मतलब कि मतलब माइग्रेंट लेबर्स को भी। और अगर बात की जाए चेंज इन द अल्टीट्यूड एटीट्यूड ऑफ फार्मर, वो जो है कि अब जो है लोग पुराने ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़कर अब नई चीज़ों को अपनाने के लिए भी लोग का एटीट्यूड चेंज हुआ है, और लोग ज़्यादा टेक्निकल और साइंटिफिक और फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये सारे आपके बेनिफिट हैं आपके ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। तो अब है कि क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है, तो थोड़ा सा का नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है, क्योंकि इसकी वजह से इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन हुआ है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन बढ़ा है, वाटर पोल्यूशन हो सके, लैंड पोल्यूशन हो सके। नेक्स्ट है इट इंक्रीज डिमांड ऑफ इरीगेशन एंड विच लेड टू ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। तो इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो उसके लिए ग्राउंड वाटर जो हम इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड से, तो उसका भी कमी आई है ग्राउंड वाटर के स्टोरेज में। इंक्रीज इकोनॉमी इनकम इनइक्वालिटी इन इक्विटेबल एसेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्सन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मतलब हुआ ये है कि या तो जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो तो खुशहाल हुए हैं, लेकिन जो भी कम थे वो और गरीब हुए हैं। तो इसका ये थोड़ा गया है कि मतलब कि एक तरह से इनइक्वलिटी बढ़ी है। स्मॉल फार्मर्स वेयर आइदर अनएफेक्टेड और हार्म बिकॉज ऑफ इट रिजल्टेड इन हायर इनपुट प्राइसेस, लोअर प्रोडक्ट प्राइसेस एंड एफर्ट बाय लैंडलॉर्ड टू इंक्रीज रेंट और फोर्स टेनेंट ऑफ द लैंड। तो छोटे किसान को तो ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और ज़्यादा नुकसान ही पहुँचा है, क्योंकि उनका पैदावार इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं जितना कि मतलब कि ये ज़मीन की रेंट या फिर और भी चीज़ें बढ़ी हैं। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आई है। और बात करें तो
ये इसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटी भी बढ़ी है, मतलब कि किसी जोन में आपका बहुत ज़्यादा अच्छी खेती हो रही है तो वहाँ पे अच्छा विकास हुआ, जहाँ पे नहीं हो रही है वहाँ पे विकास डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आई है ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से, जो कि निगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मतलब रिवोल्यूशन की वजह से कितना हम लोग के चेंजेस आए हैं। तो एग्रीकल्चर वुमन रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहा था, वो थियोरेटिकल ही है और एक तरह से आर्ट्स सब्जेक्ट की तरह ही लगता है, लेकिन यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाने में या फिर उसका सस्टेन रखने में भी सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए, जो ग्राउंड वाटर से आपका इरिगेशन करना हो या फिर मतलब कि फ्लोइंग वाटर से, तो इनके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करना होता है, वो कैनल बनाना, डैम बनाना, ये सारी चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ही आती है। तो अगर आप फ्यूचर में मतलब अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में आप वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पढ़ने जाएंगे तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि वाटर रिसोर्स में जो है कि जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो उसके लिए आपका डिमांड क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। तो आपका अगर फूड्स के बारे में, ग्रेन्स के बारे में नॉलेज होगा, किसी रिक्वायरमेंट के बारे में नॉलेज होगी, तो आप इसके लिए बेहतर आप इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपको जस्ट बेसिकली इसका नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में। चार स्टेज है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में। तो हमने जस्ट उसका बेसिक डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने से क्या बेनिफिट हुआ या फिर क्या डिसएडवांटेज थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो चार स्टेज थे वो क्या थे, आर्य रिवोल्यूशन था वो क्या था।